नमस्कार। आज हम सीधे उस सवाल पर आते हैं जो मतलब सदियों से पूछा जा रहा है कि हम जो बनते हैं उसमें हमारी पैदाइशी बनावट यानी वंशानुक्रम का ज्यादा हाथ होता है या फिर हमारे आसपास का माहौल जिसे हम वातावरण कहते हैं, नेचर या नर्चर। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी वंशानुक्रम और वातावरण के कह सकते हैं जटिल रिश्ते की परतें खोलते हैं। तो आज हमारा काम है इन स्रोतों से जरूरी बातें निकालना और समझना कि ये दोनों ताकतें मिलकर हमें, आपको, सबको आखिर आकार कैसे देती हैं। हम कुछ बुनियादी सिद्धांतों को देखेंगे, कुछ दिलचस्प वैज्ञानिक अध्ययनों पर भी नजर डालेंगे और हाँ, ब्रॉनफेन-ब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र जैसे फ्रेमवर्क को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं वंशानुक्रम की। एकदम आसान शब्दों में कहें तो ये वो गुण या खासियतें हैं जो हमें अपने माता पिता और पुरखों से जीन्स के जरिए मिलती हैं, है ना। स्रोत बताते हैं कि ये हमारी कोशिकाओं के केंद्रक में मौजूद क्रोमोसोम में होते हैं जिनमें जीन्स होते हैं। वही है वंशानुक्रम के वाहक, एक तरह का। बीज कोश की निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। वीसमैन जैसे वैज्ञानिकों का हवाला देते हुए स्रोत कहते हैं कि एक खास जैविक तत्व है जिसे जर्म प्लाज्म या बीज कोश कहा गया। ये पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग मतलब बिना ज्यादा बदलाव के आगे बढ़ता है। तो इस नजरिए से देखें तो माता पिता सिर्फ उस बीज कोश के ट्रस्टी या संरक्षक हुए जो उन्हें अपने पूर्वजों से मिला और जिसे वे अगली पीढ़ी को सौंप देते हैं। तो क्या स्रोत ये मानते हैं कि ये बीज कोश बिल्कुल पत्थर की लकीर है, मतलब कभी नहीं बदलता? इसमें कोई बदलाव या कह लें उत्परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती? देखिए, स्रोत इस नियम को वंशानुक्रम की निरंतरता समझाने के लिए पेश करते हैं। हाँ। आधुनिक आनुवंशिकी ये मानती है कि उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशंस होते हैं, लेकिन वो अपवाद ज्यादा हैं, नियम नहीं। पर हाँ, वीजमैन का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि जो गुण हम जीवन में सीखते या हासिल करते हैं वो इस बीजकोश को नहीं बदलते और इसलिए अगली पीढ़ी में नहीं जाते। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे, पर मूल विचार निरंतरता का ही है। समझ गई। अच्छा, और वातावरण? वो क्या है? वातावरण वो सब कुछ है जो गर्भाधान के बाद हमें बाहर से प्रभावित करता है। स्रोत बताते हैं कि अंग्रेजी शब्द एनवायरनमेंट का मतलब ही है घेरना। हाँ, तो इसमें हमारा भौतिक माहौल, सामाजिक रिश्ते, संस्कृति, शिक्षा, पोषण, परिवार, दोस्त, सब कुछ आ जाता है। हाँ बिल्कुल, सब कुछ। जीवन के हर पल में हम किसी न किसी वातावरण से घिरे ही होते हैं। और यहाँ सबसे अहम बात है जिस पर स्रोत बार बार जोर देते हैं, वो ये कि किसी भी व्यक्ति का विकास सिर्फ वंशानुक्रम या सिर्फ वातावरण से तय नहीं होता, कभी नहीं। ये हमेशा इन दोनों की आपसी क्रिया, इंटरैक्शन का नतीजा होता है। इसकी तुलना अक्सर एक पौधे से की जाती है ना। बीज यानी वंशानुक्रम कितना भी अच्छा हो, अगर उसे सही मिट्टी, पानी, धूप यानी वातावरण न मिले तो वो पनप नहीं पाएगा। दोनों जरूरी हैं और दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, तो ये जो जैविक विरासत है, ये कुछ नियमों के तहत काम करती हैं। स्रोत बताते हैं कि गुण कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। चलिए नियमों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला नियम तो काफी सीधा लगता है, समानता का नियम, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, यानी समान से समान पैदा होता है, इंसान से इंसान, बिल्ली से बिल्ली। स्रोत कहते हैं कि बच्चे आमतौर पर अपने माता पिता या पुरखों जैसे दिखते हैं, शारीरिक बनावट में, हाव भाव में, यहाँ तक कि कुछ हद तक स्वभाव में भी। लेकिन ये कोई फोटोकॉपी तो नहीं होती, सही कहा ना? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर दूसरा नियम आता है, विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। ये समझाता है कि एक ही माता पिता के बच्चे भी, हाँ, समरूप जुड़वाओं को छोड़कर एक दूसरे से इतने अलग क्यों होते हैं। श्रुत बताते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर बच्चे को माता पिता से जीन्स का एक बिल्कुल नया और अनोखा मिश्रण मिलता है। बीजकोश में मौजूद अलग अलग जीन्स के अनगिनत संयोजन, कॉम्बिनेशन संभव है। इसीलिए हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, चाहे रंग हो, बुद्धि हो या स्वभाव। मतलब सिर्फ इसलिए कि माता पिता दोनों संगीत में अच्छे हैं, जरूरी नहीं कि उनके सारे बच्चे संगीतकार ही बने। जीन्स का ये नया मेल कुछ बच्चों को अलग प्रतिभाएं दे सकता है। हाँ, ये विभिन्नता तो हम सब अपने परिवारों में देखते ही हैं। लेकिन एक और नियम थोड़ा चौंकाने वाला लगता है, प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। स्रोत बताते हैं कि बहुत प्रतिभाशाली या असाधारण गुणों वाले माता पिता के बच्चे जरूरी नहीं कि उतने ही असाधारण हों।
उनमें औसत की तरफ लौटने की एक प्रवृत्ति होती है, और इसी तरह औसत से कम गुणों वाले माता पिता के बच्चों में भी औसत की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति हो सकती है। इसके पीछे क्या तर्क है? स्रोत इस संदर्भ में फ्रांसिस गॉल्टन के काम का जिक्र करते हैं। गैल्टन ने पाया कि जैसे बहुत लंबे माता पिता के बच्चों का कद औसत कद की तरफ जाता है और बहुत छोटे कद वाले माता पिता के बच्चों का कद भी औसत की तरफ बढ़ता है। ये शायद प्रकृति का एक तरह से संतुलन बनाने का तरीका है, ताकि पीढ़ियां जो हैं वो चरम सीमाओं से हटकर धीरे धीरे सामान्य की ओर लौटें। इसे एक सांख्यिकी प्रवृत्ति के रूप में देखा जाता है, मतलब स्टैटिस्टिकल टेंडेंसी। और हाँ, आनुवंशिकता के नियमों की बात हो और मेंडल का जिक्र न हो, ये कैसे हो सकता है? स्रोत ग्रेगर मेंडल के मटर के पौधों वाले मशहूर प्रयोगों को याद दिलाते हैं, जिन्होंने आनुवंशिकी की वैज्ञानिक नींव रखी थी। उन्होंने प्रभावी यानी डोमिनेंट और अप्रभावी यानी रिसेसिव जीन्स का सिद्धांत दिया था। हाँ, मेंडल ने दिखाया कि कैसे कुछ गुण, जैसे मटर के पौधे का लंबापन, प्रकट होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, जबकि दूसरे गुण जैसे बौनापन छिपे रह सकते हैं, रिसेसिव होते हैं, लेकिन वो अगली पीढ़ी में फिर सामने आ सकते हैं। इससे गुणों का हस्तांतरण की प्रक्रिया को समझने में बहुत बड़ी मदद मिली। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है जिस पर स्रोत रोशनी डालते हैं। वो क्या है? एक समय था जब ये माना जाता था कि जीवन में सीखे या हासिल किए गए गुण भी अगली पीढ़ी में जा सकते हैं। इसे अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम कहते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। इसे लैमार्क ने प्रस्तावित किया था। जैसे अगर कोई लोहार मेहनत करके अपनी भुजाएं मजबूत बना ले, तो शायद उसके बच्चों की भुजाएं भी पैदाइशी तौर पर मजबूत हों। लेकिन स्रोत साफ करते हैं कि ये विचार अब मान्य नहीं है। वीजमैन ने चूहों पर प्रयोग किए, कई पीढ़ियों तक उनकी पूंछ काटी, लेकिन पूंछ कटे चूहे पैदा नहीं हुए। मैकडूगल, पावलाव और हैरिसन के प्रयोगों का भी जिक्र है, जो लैमार्क के विचार का समर्थन नहीं करते हैं। इससे पता चलता है कि वैज्ञानिक समझ सबूतों के आधार पर कैसे विकसित होती है, कैसे बदलती है। आज ये स्थापित है कि केवल जनन कोशिकाओं, जर्म सेल्स में मौजूद गुण ही आगे बढ़ते हैं। शरीर की कोशिकाओं, सोमैटिक सेल्स में आए बदलाव नहीं विकसित हुई। तो अब सवाल ही उठता है कि वंशानुक्रम से आखिर तय क्या होता है? स्रोत बताते हैं कि ये कई चीजों की नींव रखता है, जैसे हमारे तंत्रिका तंत्र की बुनियादी बनावट, बेसिक नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर, हमारी बुद्धि की संभावना, पोटेंशियल फॉर इंटेलिजेंस, हमारी कुछ मूल प्रवृत्तियां, इंस्टिंक्ट्स जैसे आत्मरक्षा या भूख, और हमारा स्वभाव, टेम्परामेंट, यानी हमारा स्वाभाविक भावनात्मक झुकाव। स्वभाव के बारे में स्रोत शेल्डन और क्रिचमर के वर्गीकरण का भी जिक्र करते हैं, जिन्होंने शारीरिक बनावट जैसे गोलमटोल, एथलेटिक, दुबला पतला को कुछ खास स्वभाव से जोड़ने की कोशिश की थी। हालांकि इन सिद्धांतों पर अब काफी सवाल उठते हैं, पर ये वंशानुक्रम के प्रभाव की तरफ इशारा तो करते ही हैं। और हाँ, हमारा शारीरिक गठन, कद, रंग, नैन नक्श, ये भी काफी हद तक वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। लेकिन यहाँ संभावना या क्षमता यानी पोटेंशियल शब्द पर फिर से जोर देना बहुत जरूरी है, जैसा कि स्रोत भी करते हैं। वंशानुक्रम हमें एक शुरुआती बिंदु देता है, एक दायरा दे सकता है, जैसे बुद्धि की एक संभावित रेंज, लेकिन ये तय नहीं करता कि हम उस क्षमता का कितना इस्तेमाल करेंगे या उस दायरे में कहाँ तक पहुंचेंगे। ये हमारा भविष्य पत्थर की लकीर की तरह लिख नहीं देता। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर वातावरण का रोल आता है। वंशानुक्रम अगर बीज है तो वातावरण मिट्टी, पानी और खाद है। तो हमने देखा कि वंशानुक्रम क्या नींव रखता है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है ना? अब देखते हैं कि स्रोत वातावरण की ताकत के बारे में क्या बताते हैं और ये उस नींव पर कैसे निर्माण करता है। स्रोत कई अध्ययनों का हवाला देते हैं जो वातावरण के प्रभाव को उजागर करते हैं। एक उदाहरण फ्रांस बोस का है। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने अमेरिका में बसे अप्रवासी लोगों की अगली पीढ़ियों का अध्ययन किया और पाया कि नए माहौल में उनके बच्चों के शारीरिक लक्षणों, जैसे सिर के आकार में कुछ बदलाव आए। ये दिखाता है कि वातावरण शारीरिक विकास पर भी असर डाल सकता है। वाकई? हाँ, और एक और प्रभावशाली अध्ययन गॉर्डन का है, जिसका स्रोत जिक्र करते हैं। उन्होंने इंग्लैंड में नहर के नावों पर रहने वाले बच्चों का अध्ययन किया था। इन बच्चों का जीवन बहुत सीमित था और बाकी समाज से काफी कटा हुआ था। गॉर्डन ने पाया कि उनका बौद्धिक विकास, मतलब IQ, सामान्य बच्चों से कम था, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, ये अंतर और ज्यादा होता गया। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि एक सीमित या वंचित वातावरण कैसे मानसिक विकास को रोक सकता है या धीमा कर सकता है। इसी तरह के नतीजे अनाथालयों में पले बच्चों पर हुए अध्ययनों से भी मिलते हैं, जैसा कि स्रोत बताते हैं। जिन बच्चों को बेहतर,
ज्यादा उत्तेजना वाला माहौल मिला, उनका बौद्धिक विकास बेहतर पाया गया। और जुड़वा बच्चों पर हुए अध्ययन तो और भी स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं, खासकर वो समरूप जुड़वा बच्चे जिन्हें जन्म के बाद अलग अलग परिवारों में पाला गया। उनकी आनुवंशिक विरासत तो एक जैसी थी, लेकिन अलग अलग माहौल ने उनके आईक्यू स्कोर और व्यक्तित्व में फर्क पैदा कर दिया। बिल्कुल, और यहाँ क्लाइनबर्ग का काम भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे स्रोत उजागर करते हैं। क्लाइनबर्ग ने उस समय प्रचलित नस्लीय श्रेष्ठता, रेशियल सुपीरियॉरिटी के दावों को चुनौती दी थी। उन्होंने तर्क दिया और अध्ययनों से दिखाया कि अलग-अलग नस्लीय या जातीय समूहों के बीच बुद्धि परीक्षणों में जो अंतर दिखते हैं, वे जन्मजात या आनुवांशिक नहीं हैं, बल्कि मुख्य रूप से उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक वातावरण में अंतर की वजह से हैं। स्रोत बताते हैं कि क्लाइनबर्ग ने पाया कि जब कम सुविधा वाले माहौल से आए बच्चों को बेहतर अवसर और माहौल मिला, तो उनके प्रदर्शन में सुधार हुआ, जो इस बात का पुख्ता सबूत था कि वातावरण कितना शक्तिशाली है। ये सारे अध्ययन तो वाकई साबित करते हैं कि माहौल कितना मायने रखता है। लेकिन माहौल या वातावरण असल में है क्या? ये तो बहुत व्यापक शब्द लगता है। क्या स्रोत इसे समझने का कोई व्यवस्थित तरीका बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। स्रोत यूरी ब्रॉनफेन-ग्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत, इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी का विस्तार से वर्णन करते हैं। ये सिद्धांत वातावरण को सिर्फ एक बाहरी चीज के तौर पर नहीं देखता, बल्कि इसे कई परतों वाले एक जटिल सिस्टम के रूप में देखता है। ये परतें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और व्यक्ति के विकास को आकार देती हैं। सोचिए, जैसे एक प्याज की परतें होती है ना, वैसे ही वातावरण की भी परतें हैं, एक के अंदर एक। अच्छा, दिलचस्प है। ये परतें कौन-कौन सी हैं, जरा बताइए। सबसे अंदरूनी परत है माइक्रोसिस्टम। माइक्रोसिस्टम ये है व्यक्ति का तत्काल परिवेश, यानी वो लोग और जगहें जिनसे उसका सीधा संपर्क होता है, रोजाना का। जैसे परिवार, स्कूल, दोस्त, पड़ोस। सोचिए, बच्चे का अपने माता पिता या शिक्षक के साथ सीधा रिश्ता, वो माइक्रोसिस्टम है। ठीक है, ये तो हुआ एकदम करीबी दायरा। इसके बाद आता है मीसोसिस्टम। ये माइक्रोसिस्टम के हिस्सों के बीच का कनेक्शन है, मतलब आपके करीबी दायरों का आपसी जुड़ाव। जैसे बच्चे के घर के माहौल और स्कूल के माहौल के बीच का संबंध कैसा है, माता पिता और शिक्षक के बीच कैसी बातचीत है, क्या वे मिलकर बच्चे की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। इन संबंधों की गुणवत्ता विकास पर असर डालती है। अच्छा, यानी सिर्फ घर या स्कूल ही नहीं, उनके बीच का जो पुल है वो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे। अगली परत है एक्सोसिस्टम। इसमें वे बाहरी सामाजिक संरचनाएं आती हैं जिनमें व्यक्ति सीधे तौर पे शामिल नहीं होता, लेकिन जो उसके माइक्रो सिस्टम को प्रभावित करती हैं इनडायरेक्टली। जैसे माता पिता का कार्यस्थल। अगर माता पिता की नौकरी में तनाव है या उनकी शिफ्ट बदल जाती है, ये एक्सोसिस्टम का हिस्सा हुआ, तो इसका असर घर के माहौल और बच्चे के साथ उनके बर्ताव पर पड़ सकता है, जो माइक्रो सिस्टम है, भले ही बच्चे का उस ऑफिस से कोई सीधा लेना देना न हो। इसी तरह स्थानीय सरकार के फैसले, स्कूल बोर्ड की नीतियां, ये सब एक्सोसिस्टम का हिस्सा है। मतलब दूर की चीजों का भी सीधा न सही पर असर पड़ता है। और सबसे बाहरी परत वो है माइक्रोसिस्टम। ये सबसे बड़ा, सबसे व्यापक सांस्कृतिक संदर्भ है। इसमें समाज के कानून, मूल्य, मान्यताएं, परंपराएं, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था शामिल होती है। ये बाकी सभी सिस्टम्स को प्रभावित करती है। एक तरह से छाता है ये। जैसे किसी समाज में शिक्षा का क्या महत्व है या लैंगिक भूमिकाओं को लेकर क्या मान्यताएं हैं, ये सब मैक्रो सिस्टम तय करता है और नीचे की परतों पर उसका असर डालता है। और क्या कोई और परत भी है या बस यही है? हाँ, ब्रॉनफेन-ग्रेनर ने बाद में एक और आयाम जोड़ा, क्रोनो सिस्टम। ये समय के तत्व को दर्शाता है। क्रोनो मतलब समय। हाँ। इसमें दो बातें शामिल हैं। एक, व्यक्ति के जीवन में समय के साथ होने वाले बड़े बदलाव या घटनाएं, जैसे माता पिता का तलाक, किसी भाई बहन का जन्म या घर बदलना। और दूसरा, ऐतिहासिक समय, यानी किस दौर में व्यक्ति जी रहा है। हाँ। जैसे युद्ध का समय, आर्थिक मंदी या तकनीकी क्रांति का युग। ये सब विकास को प्रभावित करते हैं। वाह, तो ये मॉडल दिखाता है कि वातावरण कितना बहुस्तरीय और डायनामिक चीज है। ये सिर्फ घर या स्कूल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पूरा समाज और यहाँ तक कि समय का प्रभाव भी शामिल है। बहुत व्यापक है ये तो। बिल्कुल, ये मॉडल हमें ये समझने में मदद करता है कि विकास एक इतनी जटिल प्रक्रिया क्यों है और क्यों एक ही वंशानुक्रम वाले दो व्यक्ति भी इतने अलग अलग रास्तों पर जा सकते हैं, क्योंकि उनके अनुभव इन विभिन्न पर्यावरणीय परतों में अलग अलग हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है, जैसा कि स्रोत भी इशारा कर रहे हैं, कि ये
प्रकृति बनाम पोषण की कोई जंग नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है जिसमें किसी एक को जीतना है, बल्कि ये प्रकृति और पोषण की एक सतत जुगलबंदी है, एक इंटरप्ले है। तो इसका व्यावहारिक मतलब क्या हुआ? शिक्षा या पालन पोषण के लिए इसका क्या अर्थ है? स्रोत इस संदर्भ में वुडवर्थ के विचार का जिक्र करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वुडवर्थ का मानना था कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण का जोड़ यानी सम नहीं है, बल्कि गुणनफल यानी प्रोडक्ट है। मतलब विकास इज इक्वल टू वंशानुक्रम x वातावरण, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी x एनवायरमेंट। या यूं कहें कि विकास इन दोनों का फलन है, फंक्शन है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इनमें से कोई एक शून्य हो तो विकास नहीं हो सकता। बेहतरीन आनुवंशिक क्षमता भी बिना सही माहौल के बेकार जा सकती है, और बहुत अच्छा माहौल भी आनुवंशिक सीमाओं को पूरी तरह मिटा नहीं सकता। हालांकि वो व्यक्ति को उसकी अधिकतम क्षमता तक पहुंचने में मदद जरूर कर सकता है। इसका शैक्षिक निहितार्थ गहरा है, जैसा कि स्रोत भी संकेत देते हैं। शिक्षकों और माता पिता को यह समझना होगा कि हर बच्चा अपनी अनोखी आनुवंशिक विरासत, अपनी क्षमताओं और सीमाओं के साथ आता है। इसे स्वीकार करना और इसका सम्मान करना जरूरी है, लेकिन साथ ही एक सकारात्मक, समृद्ध, चुनौतीपूर्ण और सहायक वातावरण बनाकर उन क्षमताओं को फलने फूलने का मौका देना भी उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि हर बच्चे को उसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उसकी पूरी ऊर्जा को पहचानने और विकसित करने में मदद करना है। इसका मतलब है व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार सिखाना, भावनात्मक सहारा देना और विविध अनुभव देना, ताकि वे अपने जेनेटिक पोटेंशियल का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें। तो आज की इस चर्चा से जो मुख्य बात उभर कर सामने आई है वो ये है कि हम सब अपनी आनुवांशिक विरासत और अपने अनुभवों के जटिल ताने बाने से बुने हुए हैं। हम प्रकृति और पोषण के बीच निरंतर चलने वाले एक खूबसूरत लेकिन जटिल नृत्य की उपज है। ये समझना कि ये दोनों ताकतें कैसे साथ काम करती हैं, हमें मानव विकास की गहराई को बेहतर ढंग से सराहने में मदद करता है। जी हाँ, और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। चूंकि वंशानुक्रम और वातावरण की ये आपसी क्रिया इतनी पेचीदा है, गतिशील है और लगातार चलने वाली है, क्या हम वाकई कभी किसी एक जटिल मानवीय गुण जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व या कोई मानसिक रुझान में इन दोनों के सटीक योगदान को पूरी तरह अलग अलग करके बता सकते हैं? शायद पूरी तरह कभी नहीं। ये हमें शायद इस बात पर ज्यादा ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है कि सब कुछ पहले से तय, मतलब डिटर्मिनिस्टिक मानने के बजाय संभावनाओं, पोटेंशियल और अनुकूलन, एडेप्टेशन पर ध्यान केंद्रित करें। ये सवाल आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है, और इस अंतरक्रिया के नए रहस्यों की खोज लगातार जारी है।